नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप तैयारी नहीं करते, एक आम नागरिक हैं, तो भी आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, चुनाव कैसे होता है, शपथ ग्रहण कैसे होता है, कैसे त्यागपत्र देते हैं, कितना इनका महत्व है हमारे देश में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विस्तार से आप इसको देखिए अच्छे से, क्योंकि उपराष्ट्रपति इस समय चर्चा में हैं। जयदीप धनखड़, जिन्होंने अभी हाल में ही इस्तीफ़ा दे दिया और इनका कार्यकाल 27 तक था। तो चर्चा में ये है कि क्यों इस्तीफ़ा इन्होंने दिया, जबकि इनका स्वास्थ्य भी सही था। इन्होंने इस्तीफ़ा देते समय ये बताया कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, और ये भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी के रूप में मुख्य रूप से कार्य किए। तो आखिर क्यों इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इस पर अटकलें लगाई जा रही हैं। हमें उस पर नहीं जाना है, हमें संविधान में इनके बारे में क्या वर्णन किया गया है, इसके बारे में हमें जानना है, बिल्कुल तटस्थ होकर के, किसी पार्टी का पक्ष रखते हुए नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो संविधान में महत्व है वो क्या है, कितना महत्व है। देखिए, हमारे संविधान में सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, प्रथम नागरिक, सबसे बड़ा पद। इसके बाद दूसरे स्थान पे आते हैं उपराष्ट्रपति यानी सेकंड नागरिक कह सकते हैं, उपराष्ट्रपति। तो भारत के दूसरे स्थान पे पद के महत्वता को देखते हुए पहला स्थान राष्ट्रपति का है और दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का है। उपराष्ट्रपति का जो स्थान है वो संविधान में अनुच्छेद 63 के तहत दिया गया है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसमें जो 63वां अनुच्छेद है वो उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्लियर है? तो ये संवैधानिक पद है, संविधान द्वारा ये सृजित किया गया है। अब हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले हम चुनाव से बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव ठीक वैसे ही होता है जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति का होता है। यानी अमेरिका का उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति में बड़ी समानता है, कुछ अंतर भी है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन समानता भी काफ़ी है। इसका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव होता है परोक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है जब जनता सीधे भाग लेती है। जैसे लोकसभा के चुनाव में सांसद चुनते समय आम जनता वोट करती है, तो सांसद का चुनाव या विधायक का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। लेकिन जब जनता भाग नहीं लेती बल्कि जनता द्वारा चुने गए लोग भाग लेते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जैसे ये है जनता, सबसे नीचे जनता ने चुना किसको? लोकसभा सांसद को, यानी कि लोकसभा सदस्य, जिन्हें हम लोग सांसद बोलते हैं। तो सांसद को किसने चुना? जनता ने। तो सांसद का चुनाव कैसा हो गया? प्रत्यक्ष। कैसा हुआ? प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अब ये सांसद चुनते हैं राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ वो कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष। क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता ने वोट नहीं किया बल्कि इन सांसदों ने वोट किया। जितने सांसद चुन करके आए थे उन लोगों ने जिसको बहुमत दिया वो उपराष्ट्रपति बन गया। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। यानी जब एक व्यक्ति वोट करने जाता है तो जितने लोग खड़े होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो सबको वोट देता है वरीयता क्रम में। जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है, ए भी खड़ा है, बी भी खड़ा है और सी भी, 3 लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए हैं। अब एक व्यक्ति, डी नाम का व्यक्ति वोट करने गया तो वो इनको भी वोट करेगा, इनको भी, इनको भी। प्रत्यक्ष चुनाव में ऐसा नहीं होता। जब हम जाते हैं सांसद चुनने तो किसी एक को ही वोट करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये जाएंगे तो तीनों को वोट करेंगे और तीनों के नाम के आगे लिखेंगे। जैसे इनको प्रथम वरीयता देनी है बी को, यानी ये चाहते हैं कि बी उपराष्ट्रपति बने, तो इनके आगे 1 लिखेंगे। फिर अगर ये चाहते हैं कि अगर ये मान लीजिए नहीं बन पाए तो ए बन जाएं, तो इनके लिए 2 लिख देंगे। फिर लास्ट में ये चाहते हैं कि सी भी बन जाए तो 3, तो 1 2 3। अब जब चुनाव हुआ तो देखा गया कि कितने उम्मीदवारों को पहला वाला मिला है, यानी 1
सबसे अधिक किसको मिला है, तो 1 सबसे अधिक अगर इनको मिला है तो ये जीत गए। इसके लिए भी 50% देखा जाता है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव होता है। और इसमें भाग कौन लेता है, तो इसमें भाग लेने के लिए एक कॉलेज बनाया जाता है जिसे बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, यानी उपराष्ट्रपति का मंडल जो चुनाव कराता है। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसमें शामिल होते हैं केवल और केवल लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, या यूं कहें तो केवल और केवल सांसद। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी और जो निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, मनोनीत हैं, वो भी भाग लेते हैं। लेकिन विधानसभाओं के लोग यानी कि विधायक लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्लियर हो गई बात। इनको वोट कौन करता है, केवल और केवल सांसद। अब देखिए ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनकी पात्रता क्या है, यानी कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो इसकी पात्रता ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा हो गई हो, 35 वर्ष से कम ना हो। तीसरा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी गैर लाभ वाले पद पर हो। अच्छा, लाभ वाला पद क्या होता है, जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो लाभ का पद माना जाता है। लेकिन अगर कोई मंत्री है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता, यानी जैसे कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, तो ये सब पद लाभ के पद नहीं माने जाते। इन पदों पर रहते हुए व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब चुनाव जीतता है तो उनमें से एक पद को उसे छोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मंत्री उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और वो जीत गया, तो जिस दिन वो उसका शपथ ग्रहण होगा उसी दिन से उसका मंत्री वाला पद रिक्त हो जाएगा, अपने आप वो सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से गैर लाभ के पद पर हो और वो किसी भी दल का न हो, यानी गैर दल का हो। गैर दल मतलब दल का मतलब कि किसी पार्टी का तो वो रहेगा ही, किसी के पक्ष में तो वो रहेगा ही, लेकिन यहाँ गैर दल का मतलब ये है कि वो किसी भी सदन में सदस्य न हो, यानी बीजेपी का न सांसद हो, न कांग्रेस का सांसद हो, यानी वो किसी भी न लोकसभा का न सदस्य हो और न ही राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक, यानी वो सांसद विधायक ना हो, वह गैर दल का हो, गैर निकाय का हो, ऐसे समझिए। इसके अलावा पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ये सब है। और यहाँ पे एक टेक्निकल बात ये है कि पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं कहा गया है, तो कुछ लोग व्यंग कसते हैं कि भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अनपढ़ भी हो सकता है, क्योंकि जिक्र नहीं किया गया है कि वह कितना पढ़ा लिखा हो। तो हाँ ठीक है, व्यंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कैसे संभव है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति वहाँ पहुँच सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन सच्चाई ये है कि हाँ लिखा नहीं गया है कि उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए। ये है पात्रता। तो हमने क्या देख लिया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है, राष्ट्रपति भी लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति भी लड़ सकता है, फिर से मंत्री लड़ सकते हैं, विधायक लड़ सकते हैं, आम इंसान लड़ सकते हैं, जिनके अंदर ये पात्रता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की उसके अंदर पात्रता हो, ये भी एक इसमें देखा जाता है। राज्यसभा की पात्रता में ये भी आता है कि उसकी उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा हो, है ना। लेकिन यहाँ 30 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 35 होनी चाहिए। तो हमने पात्रता देख लिया, चुनाव में भाग कौन लेता है ये देख लिया। अब हमें क्या देखना है, उपराष्ट्रपति का शपथ। मान लीजिए जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है तो क्या होता है, उसका शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, यानी उस समय जो वर्तमान में राष्ट्रपति होगा वो शपथ दिलवाएगा उपराष्ट्रपति की। इसमें वो प्रतिज्ञा करता है उपराष्ट्रपति कि मैं संविधान की साक्षी मान करके, ईश्वर को साक्षी मान करके मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ, अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, संविधान पर सच्ची श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूँगा। पूरा एक लिखित डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको पढ़ता है, फिर उस पर वो सिग्नेचर करता है। किसकी मौजूदगी में, राष्ट्रपति की। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जिसको चाहे, जो राष्ट्रपति नियुक्त करे
अधिकारी उसके सामने शपथ ग्रहण समारोह होता है। शपथ ग्रहण समारोह से ही उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। जिस दिन चुनाव होता है उस दिन से नहीं, जिस दिन उसका शपथ ग्रहण होता है वो पहला दिन होता है, यानी उसी दिन से फिर उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष ये उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये अनुच्छेद 67 में बताया गया है। अनुच्छेद 67 में 5 वर्ष, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है उस दिन से वो 5 साल तक रह सकता है। हाँ, बीच में कैसे खाली होगा अभी आगे जिक्र आएगा। 5 साल से भी अधिक वो रह सकता है अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं आया है तो। जैसे मान लीजिए 2022 में चुनाव हुआ था, तो 2027 में चुनाव होना था 5 साल। अब 27 में जिस महीने में 5 साल पूरा होगा उस महीने के पहले ही उपराष्ट्रपति का चुनाव शुरू हो जाएगा, ताकि उस दिन जिस दिन पुराने वाले का कार्यकाल पूरा हो उसी दिन थोड़ा सा आगे पीछे 1-2 दिन दूसरे वाले जो नियुक्त हुए हैं, चुने गए हैं, उनका कार्यकाल शुरू हो जाए। अगर किसी कारणवश इनका पद त्यागपत्र दे देते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है ना, या बर्खास्त कर दिए जाते हैं, तो यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने का जिक्र है। अधिकतम 6 माह के भीतर कराया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के विवाद पर निर्णय कौन करता है? जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अब चुनाव में भी विवाद हो सकता है। कार्य कर रहा है उपराष्ट्रपति, उस पर भी कुछ विवाद हो सकता है। तो अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है, चुनाव से संबंधित मुख्य रूप से, तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा और किसी को भी अधिकार नहीं है कि ये न्याय कर सके, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है फिर वो माना जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को निरस्त कर दिया या उनके कार्यकाल को निरस्त कर दिया, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जो काम किया था पहले, वो काम निरस्त नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वो चूँकि रहेंगे ही नहीं, तो उसके बाद काम कर ही नहीं पाएंगे। यानी उपराष्ट्रपति जो काम कर चुका है वो काम निरस्त नहीं होगा, वो कानून चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा निर्णय के बाद, या अगर चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो फिर से चुनाव होगा। यानी जो भी निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और को करने का निर्णय नहीं है, अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, 2018 से पहले इनका वेतन था लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रति माह। 2018 के बाद से इनका वेतन डायरेक्ट बढ़ा करके 4 लाख कर दिया गया है प्रति माह। 4 लाख रुपए प्रति महीने उपराष्ट्रपति का वेतन है। इसके अलावा भत्ते भी हैं। इनके वेतन में कोई टैक्स नहीं कटता। इनको अलग से सरकारी आवास, सुसज्जित घर मिलता है, टेलीफोन, निःशुल्क चिकित्सा, भ्रमण, ये सारी सुख सुविधाएं इनको मिलती हैं इस 4 लाख के अलावा। यानी ये 4 लाख इनकी शुद्ध इनकम होती है जो इनको मिलता है। हालांकि ये 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता। ये 4 लाख रुपए चूँकि उपराष्ट्रपति का भी हम आगे बताएंगे, जो कार्य होता है वो 2 कार्य होता है। एक होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। तो इस कार्य के लिए उसे जो वेतन मिलता है वो टैक्स रहित यानी आयकर रहित होता है, और इसके अलावा जो भी उनकी चिकित्सा, टेलीफोन, यात्रा, ये सब कुछ अलग से उनको मिलता है। वर्तमान में 4 लाख प्रति माह। उपराष्ट्रपति का पद से हटना। अब उपराष्ट्रपति का पद से हटना से पहले हम थोड़ा सा देख लें इनके कार्य, तब हम आते हैं पद से हटना और त्यागपत्र में क्या मामला है। तो उपराष्ट्रपति के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं, आप समझिएगा। इनका जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य है राज्यसभा का सभापति होना। ये मुख्य कार्य है। जिस दिन उपराष्ट्रपति कोई बन जाता है उसी दिन से जो हमारे संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव होता है। लोकसभा के ही चुने हुए लोग अपना अध्यक्ष चुनते हैं, उपाध्यक्ष भी चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा में अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति बोलते हैं, और वो
उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, तो पहला कार्य है उपराष्ट्रपति का वो कि वो राज्यसभा का सभापति होता है और पूरे राज्यसभा के कार्यों को वो कराता है। जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कराता है, वैसे ही राज्यसभा में उपराष्ट्रपति कराता है। हाँ, इसके नीचे जो पद होता है उपसभापति का, उसका चुनाव होता है। इसीलिए जब कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहता तो उसकी गैर मौजूदगी में उपसभापति कार्य कराता है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। तो मुख्य कार्य इनका समझ में आ गया, सभापति होते हैं। और जो आम कार्य है या साधारण कार्य है या इसको गौड़ कार्य बोल सकते हैं, मतलब बहुत कम बार यूज होता है वो कार्य, वो क्या है? जब राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति का लंबे समय से विदेश दौरा हो, या राष्ट्रपति बीमार हो जाए, या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दें, या राष्ट्रपति को बर्खास्त कर दिया जाए महाभियोग के द्वारा। तो राष्ट्रपति का पद जैसे ही रिक्त होता है तो ये नियम है कि वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति का कार्य करने लगेगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का वर्णन है। तो जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं उपराष्ट्रपति, तो फिर इनको जो वेतन भत्ता है वो सभापति का नहीं मिलता, फिर इनको राष्ट्रपति का मिलता है, क्योंकि एक व्यक्ति दो कार्य नहीं कर सकता, है ना। तो चूंकि उस समय सभापति नहीं होते, और उस समय सभापति कौन होगा? उपसभापति हो जाएगा, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाएगा। उसका वेतन भत्ता राष्ट्रपति के बराबर मिलेगा, और कब तक रहेगा? अधिकतम 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। अब उस चुनाव के लिए ये उसमें भाग भी ले सकते हैं, मतलब पद त्याग करके, या कोई और आएगा तो जैसे ही वो आएगा यहाँ हट जाएंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और इस उपराष्ट्रपति में यही अंतर है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो अस्थायी रूप से राष्ट्रपति बन जाता है शेष समय के लिए। जैसे वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अब मान लीजिए 1 वर्ष राष्ट्रपति रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगला कार्यकाल उसका है 3 साल का, मतलब बचा हुआ। तो जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनेगा, वो पूर्ण राष्ट्रपति ही बन जाएगा अगले 3 साल के लिए, चुनाव नहीं होगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ केवल कार्यवाहक बनेगा। तो यही उपराष्ट्रपति के कार्य हैं बस। इसीलिए कभी कभी व्यंग्य भी कसा जाता है कि लगता है कि उपराष्ट्रपति का पद किसी काम का नहीं है, निरर्थक है, अनावश्यक ही सृजा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। बैलेंस मेंटेन करने के लिए, राजनीतिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये पद जरूरी है। लेकिन हाँ, जितना महत्व राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है, गृह मंत्री मतलब और लोगों का है, शायद उतने महत्व का उपराष्ट्रपति का नहीं है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जब सभापति का कार्य कर रहा है तो क्यों न सभापति राज्यसभा के ही सदस्यों को बना करके कार्य करवाया जाए, है ना। एक डिबेट है इस पर। राष्ट्रपति का त्यागपत्र जो आज का हमारा मुख्य बिंदु है। अब इसके चक्कर में हमने आपको बहुत कुछ बता दिया, बहुत ज़रूरी था जानना भी। ये हैं जयदीप धनखड़। ये भारत के 2022 से 27 तक उपराष्ट्रपति के लिए इनका पद था। वेंकैया नायडू इसके पहले उपराष्ट्रपति थे 17 से 22 तक, उसके बाद ये हुए हैं। अब बीच में ही 21 जुलाई 2025 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इन्होंने कहा कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, जबकि स्वास्थ्य खराब नहीं था। 2-3 दिनों बाद राजस्थान में इनकी एक कोई रैली भी थी, मीटिंग थी, वहाँ भी जाना था। स्वास्थ्य खराब नहीं था। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के दबाव से इन्होंने ऐसा किया है। खैर, जैसा भी हो, हम संवैधानिक महत्व समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो त्याग पत्र जब उपराष्ट्रपति देता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 67B में इसका जिक्र किया गया है कि वो त्यागपत्र कैसे देता है। तो सबसे पहले त्यागपत्र से पहले हम जान लेते हैं कि वो पद से कैसे हटता है, पद से उसके हटने की क्या क्या प्रक्रिया है। तो इसमें नंबर 1 है कि उसका कार्यकाल समाप्त हो। जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, अगर कार्यकाल समाप्त होगा तो वो अपने आप पद से हट जाएगा। तो पहली प्रक्रिया तो ये जो ऐसे होती ही है। दूसरा, उसे बर्खास्त कर दिया जाए। बर्खास्त अभी बताते हैं कि बर्खास्त कैसे किया जाएगा। तीसरा, उसकी मृत्यु हो जाए या
ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें वो होशो हवास ही न रहे, मतलब सक्षम ही न रहे कार्य करने के लिए, तो मृत्यु हो जाए या वो असहाय हो जाए, कुल मिला के यानी कार्य करने लायक न बचें, तब भी रिक्त हो जाएगा। या फिर वो अपना त्याग पत्र दे दें, यही तो है प्रक्रिया। इसके अलावा भी कुछ हो सकती है क्या, मुझे तो नहीं याद आ रहा है, मुख्य रूप से यही होता है। अब समझिए कि बर्खास्त कैसे, ये तो आपको जान ही रहे हैं, त्याग पत्र के बारे में अभी हम बताएंगे ही। मृत्यु और असहाय का मतलब समझ ही रहे हैं। मृत्यु का मतलब वो मृत्यु प्राप्त हो गया, अभी तक 2 राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, आगे हम बताएंगे। असहाय का मतलब गंभीर कोई बीमारी हो जाए या वो मेंटली पागल हो जाए, पैरालाइज हो जाए। बर्खास्त में प्रक्रिया ये है कि जिस सभा के सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, तो राज्यसभा के लोग इनके खिलाफ इनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और विशेष बहुमत के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया जा सकता है या जाता है। फिर ये प्रस्ताव लोकसभा में जाता है और लोकसभा में आम सहमति से या आम मतदान के द्वारा साधारण बहुमत से अगर उस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया जाता है तो ये पद से हट जाते हैं। पद से क्यों हटेंगे या कैसे हटाए जाएंगे, इसका कोई जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया है। जैसे राष्ट्रपति के लिए किया गया है कि अगर वो पद का दुरुपयोग करते हैं वगैरह वगैरह, हालांकि वही सब आधार यहाँ भी बनाया जाता है, लेकिन स्पष्ट लिखा नहीं गया है कि कब इनको पद से हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शायद इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इनका मुख्य कार्य है सभापति का, तो उसके महत्व के तहत यानी सभापति के काम के दौरान जो इनके काम गड़बड़ी होगी पाई जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ध्यान रखिएगा कि जब उपराष्ट्रपति का पद का सृजन किया गया था तो इसके बारे में बहुत विस्तृत व्याख्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था इस पद के महत्व के लिए। और आप जान लीजिए, जब शुरुआत में भारत का संविधान बना था, उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया था, तो जब इनका चुनाव होता था तो आज की तरह नहीं होता था। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन होती थी, फिर उसके माध्यम से इनका चुनाव होता था। ये बड़ी बोझिल प्रक्रिया थी। तो 11वें संविधान संशोधन 1961 में इस व्यवस्था को ख़त्म करके फिर इनका कॉलेजियम बनाया गया, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं और वोटिंग करते हैं। तो बर्खास्त की प्रक्रिया केवल और केवल राज्यसभा में शुरू हो सकती है, लोकसभा में नहीं। वो भी 14 दिन पहले सूचना देनी होगी इनको, यानी आज अगर हमने सूचना दिया है तो हम इनको 14 दिन का समय भी देंगे कि हम आपके खिलाफ ये ला रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है, वैसे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। एक टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा, महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को नहीं। ठीक है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र, अगर वो अपने से स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। वो अपनी राइटिंग में लिखेगा। उपराष्ट्रपति को जब त्याग पत्र देना होगा तो अपने हाथ से, टाइपिंग नहीं करवाएगा, अपने हाथ से सादे पेज पर अपनी राइटिंग में पूरा कारण भी लिख सकते हैं, कारण नहीं भी लिख सकते हैं। और त्यागपत्र राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष विधि से देंगे, प्रत्यक्ष रूप से देंगे, यानी कि जा करके या उनके कार्यालय में। और ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये त्यागपत्र पहुंचता है राष्ट्रपति कार्यालय में, तत्काल इनका त्यागपत्र जो दिया है वो मंजूर कर लिया जाता है। उस पर कोई पुनर्विचार समीक्षा नहीं होती। जैसे कोई मंत्री अगर त्यागपत्र सौंपता है तो उस पर विचार किया जाता है, क्यों त्यागपत्र दे रहे हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपेंगे तो विचार होगा, समय लगेगा, लेकिन संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है कि विचार होगा कि नहीं। जैसे ही इन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति कार्यालय में पहुंचाया, समझ जाइए कि इनका त्यागपत्र मंजूर हो गया। ये एक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे कुछ लोग तर्क कर रहे थे ना कि उन्होंने अपना त्यागपत्र भेजा और तुरंत मंजूर भी कर लिया गया, तो ये मंजूर तुरंत कर लिया जाएगा, नहीं भी करेंगे तो मंजूर माना ही जाएगा, क्योंकि ये नियम ही ऐसा है। तो बाई हैंड इन राइटिंग, अपने हाथ से लिखा गया त्यागपत्र भेजा जाता है, और कारण लिखना ज़रूरी नहीं होता। हालांकि उन्होंने कारण लिखा कि मैं अस्वस्थ हूँ, अगर ये न भी लिखते तो भी ये त्यागपत्र इनका मंजूर कर लिया जाता, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है कि ये अपना रीज़न बताएं। ठीक है। अब जब इनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया है तो अब इनका पद हट गया, खाली हो गया, यानी उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे और सभापति भी नहीं रहे।
तो अब क्या होगा, अब जो उपसभापति हैं अंसारी जी, वो इनका रोल निभाएंगे, यानी सभापति का कार्य करेंगे और जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। अधिक से अधिक 6 महीना लग सकता है, लेकिन जितना जल्दी हो जाए, यथाशीघ्र कहा गया है संविधान में, यानी जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। और चुनाव जब होगा तो जो चुन करके आएगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा। ऐसा नहीं कि इनका कार्यकाल 27 तक था तो जो अभी चुन के आएगा वो 27 तक ही रहेगा। नो, पूरे 5 साल के लिए रहेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का त्यागपत्र समझ में आ गई बात। भारत के उपराष्ट्रपतियों की हम लिस्ट देख लेते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 2 बार उपराष्ट्रपति हुए हैं और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे, है ना। तो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, जीएस पाठक, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्लाह, आर.के. वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, कृष्णकांत, वी.एस. शेखावत यानी भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी 2 बार, वेंकैया नायडू 17 तक थे, 17 से 22 तक थे। 22 में चुनाव हुआ था तो ये जगदीश धनखड़ थे और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अगर न देते तो ये 27 तक रहते। अब इसमें से वीबी गिरी और आर.के. वेंकटरमन, अगर मैं श्योर हूँ तो ये 2 लोग अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दिए थे। अब ये तीसरे व्यक्ति बन गए हैं, यानी अभी तक भारत के इतिहास में 3 उपराष्ट्रपतियों ने त्यागपत्र दिया है। बस इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर हो सकता है समझाने के दौरान कुछ बातें छूट गई हों, जो कि हो सकता है मैं भूल गया हूँ, न ध्यान आया हो, तो आपको लगता है कि ये पॉइंट मिस कर दिए हैं सर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या फिर छोटा सा उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।